नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एग्रीकल्चर का पेपर था और आज हमारा डिजिटल बोर्ड है, उसमें टेक्निकल समस्या के कारण डिजिटल बोर्ड पर हम आपका पेपर सॉल्व नहीं करवाकर आज मोबाइल से ही आपके जितने भी एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं या एक शब्द वाले जो क्वेश्चन हैं, उनके जल्दी जल्दी से मैं जो राइट आंसर है वो बताना चाहूँगा। जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे हैं वो अपने आंसर सही लगा ले। और अगर पेपर की मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल पेपर, आज तक के बोर्ड का सबसे जो सीधा पेपर है वो इस बार आया है। तो एक एक करके दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में, आंसरों के बारे में अपन बात करते चलते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आया है दोस्तों, वो आया है कि मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्मजीव कौन सा है। आपको पता है इसमें जो सूक्ष्मजीव के बारे में पूछ रहे हैं, जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्मजीव है, तो सल्फर आपको पता है ये कोई सूक्ष्मजीव नहीं है। और जो दूसरे नंबर पर जो जीवाणु है, आपको पता है मिट्टी में पाए जाने वाला जो सूक्ष्मजीव है, वो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका जीवाणु। बहुत ही सीधा क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मल जो बच्चा है थोड़ी बहुत पढ़ाई करिए तो आराम से इनको सही कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर की खाद में मतलब कि जो फार्म यार्ड मैन्यूअर होती है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है। अब यहाँ पर आपको कई बार बताया है कि भाई 0.50%, 0.25% और 0.50% NPK की जो प्रतिशत मात्रा रहती है, यहाँ पर थोड़ा सा जो रेंज वाला दे दिया है। तो इसमें जो अपन बात करेंगे 0.3 से 0.7% वाला है, ये आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं की फसल के लिए जल मांग मिलीमीटर में कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गेहूं की जो जल मांग है वो कितनी होती है। आपको पता है एक टेबुलर फॉर्म में आपकी बुक में भी और आपको हमने भी कई बार लिखाया है। तो आपको पता है कि जो गेहूं की फसल है उसके लिए लगभग 450 से 650 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है खरपतवार वाले चैप्टर से लिया गया है कि चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार है उसका कौन सा उदाहरण। तो आप सब जानते हैं जो बथुआ जो है, चिनोपोडियम एल्बम, वो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। अगला क्वेश्चन अपन बात करेंगे वानस्पतिक नाम में से पूछा है, जियामेज जो है वो किसका वानस्पतिक नाम है। सब बच्चे जानते हैं कि जो जियामेज है वो किसको बोला जाता है, मक्के का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क खेती हेतु दुर्गापुरा जो सफ़ेद है वो किस्म किसकी है, मतलब कौन सी फसल की जो दुर्गापुरा सफ़ेद है ये किस्म है। तो आपको पता है जो ग्वार है, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा, उसकी जो दुर्गापुरा सफ़ेद जो किस्म है वो शुष्क खेती के लिए अच्छी किस्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जा रहा है। आपने कई बार नॉर्मल फाउंडेशन की क्लास में भी, एग्रीकल्चर की क्लास में भी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में भी ये जो क्वेश्चन है कई बार आपको बताया है। विटामिन डी की कमी से आपको पता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उस रोग को अपन बोलते हैं रिकेट्स रोग के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, रिकेट्स। अगला है दोस्तों, आम के 100 ग्राम फल के खाने योग्य भाग में विटामिन सी की मात्रा, जो विटामिन सी की मात्रा पूछी जा रही है तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाह रहा हूं जो 13 मिलीग्राम है, ये इसमें सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, बेर में प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाली विधि का नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा सिल्ड कलिकाइन, मतलब सिल्ड जो बडिंग होती है वो बेर में प्रवर्धन की एक अच्छी विधि होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो अपन पौधों का रोपण करते हैं उनमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बड़े आकार के फल वृक्ष लगाते हैं उनके लिए जो गड्ढों का आकार रहता है, जो पिट साइज जो रहती है वो कितनी रहती है। तो आपको पता है 1 × 1 मीटर की जो साइज है, जो बड़े आकार वाले जो फल वृक्ष होते हैं उनको लगाने के लिए गड्ढे का आकार रखते हैं, जबकि जो मीडियम साइज के हैं, मध्यम आकृति के, उनके लिए 75 सेंटीमीटर इसकी साइज रखी जाती है गड्ढे की। अगला है दोस्तों, दशहरी किस्म किसकी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपकी इस एग्जाम में आए हैं। आपको पता है दशहरी सब बच्चे जानते हैं किसकी है, आम की है। अगला है दोस्तों, तैयार जैम में कुल जो घुलनशील ठोस पदार्थ है, मतलब TSS की बात कर रहे हैं, कि जांच किसके द्वारा की जाती है। आपको पता है गन्ने में भी आप पढ़ते हैं। और अगर जैम की बात करेंगे तो इसको किस में मापा जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर जो यंत्र होता है उसके द्वारा इसको मापा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है। दोस्तों इसमें क्या थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। वैसे राठी भी द्विप्रयोजनी नस्ल है और जो हरियाणवी है ये भी आपकी द्विप्रयोजनी नस्ल है। तो इनमें से कोई सा भी आंसर आपका हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा ये जो हरियाणा है ये आपकी इसमें सही आंसर होगा। तो द्विकाजी जो गाय की नस्ल है वो आपकी हरियाणवी होगी। अगला है दोस्तों,
भदावरी जो भैंस है उसके दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर पूछी। आपको पता है भदावरी भैंस की एक ऐसी नस्ल होती है जिसमें सर्वाधिक, जो भैंस की नस्ल है उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो फैट जो कंटेंट रहता है, वसा की मात्रा होती है, जो भदावरी भैंस की में होती है, लगभग 12 से 14% होती है दोस्तों। अगला है दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है पशुओं के रोगों में से पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है वो है कि बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग। वैसे तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग अगर बच्चे लगा ले कि बैसिलस और आगे लग रहा है एंथ्रेसिस, आपको पता है जो एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा पशुओं में फैलता है। अगला है दोस्तों वह रोग जिसके कारण पशु के अमन नहीं होता है, अयन होता है, मतलब जो और उत्थन, मतलब ऐसा कौन सा जो रोग है जिसमें पशु का अयन जो अडर जिसको अपन बोलते हैं और थन को प्रभावित करता है। आपको पता है सीधा सा क्वेश्चन है, थैनेला जो रोग होता है ये पशु के जो थन होते हैं उनको प्रभावित करता है। अगला है दोस्तों भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रतिशत हिस्सा कितना होता है। पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व के जो दुग्ध उत्पादन है उसमें भारत का हिस्सा कितना है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो सही आंसर दोस्तों रहेगा वो रहेगा 18.5%। अगला है दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है जैविक खेती में से कि जो राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता है ये जो सही आंसर इसका होगा 2015-16, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके जो एवएसएते हैं काफ़ी सीधे एवएसएते इसमें आए थे इस बार, और ज़्यादातर बच्चों के मेरे ख्याल से सही होंगे। अब अपन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों के बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इनमें से जो पहला रिक्त स्थान है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जो जैविक खेती है उसका सर्वप्रथम उपयोग मतलब किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आपको पता है जो नॉर्थ वॉर्न है उसने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया था, उसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें आपको लिख देना था नॉर्थ वॉर्न। अगला है दोस्तों अगला रिक्त स्थान की अगर अपन बात करेंगे, आपको कई बार भूपरिष्करण के बारे में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी, फाउंडेशन की क्लास में भी और एग्रीकल्चर की क्लास में भी आपको बता दिया गया था कि बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रियाओं जो होती है, आपको पता है भूपरिष्करण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीयक भूपरिष्करण। आपको पता है कि फसल कटने से और अगली फसल की बीज बोने से पूर्व में जितनी भी क्रियाएं करते हैं उनको अपन बोलते हैं प्राथमिक भूपरिष्करण। तो इसमें जो सही आंसर आपका इसमें दे रखा है, तो राइट आंसर इसमें होगा प्राथमिक। आपको प्राथमिक ही लिखना है, प्राथमिक भूपरिष्करण कहते हैं। अगला है दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, जीरे में से क्यूमिन में से पूछा है कि जीरे में खाली स्थान प्रतिशत वाष्पशील तेल पाया जाता है। आपको पता है पूछ लिया गया है कि जीरे में जो वाष्पशील तेल होता है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपको कई बार बताया है 2.5 से 3% जीरे में जो है वाष्पशील तेल पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर दोस्तों रहने वाला है 2.5 से 3.5%। अगला है दोस्तों पूछ लिया गया है कि वर्षा का नहीं होना, मतलब वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको पता है अनावृष्टि। इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा अनावृष्टि। अगला है दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो आम का कुल कौन सा है, मतलब आम खालिस्तान कुल का पौधा है। तो आपको सबको पता है कि जो आम है वो एनाकार्डियेसी कुल के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों आपको पता है परिरक्षण में से ये पूछा है, सोडियम बेंजोएट जो रसायन होता है उसका उपयोग फल परिरक्षण में किसके रूप में किया जाता है। तो आपको पता ही है परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो इसमें आपको परिरक्षक लिखना था। अगला है दोस्तों सामान्यतः पशु आवास की लंबाई की दिशा, मतलब पशुओं का जो आवास होता है उसकी जो लंबाई होती है पशु की उसको किस दिशा में होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो रहेगा पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। अगला है दोस्तों बेचूर नस्ल को खालिस्तान गाय के नाम से भी जाना जाता है। जो छोटी जो गाय होती है, बौनी किस्म की जो गाय होती है जिसको मिनिएचर काऊ के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सही आंसर जो होगा मिनिएचर या बौनी गाय के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों गलघोटू रोग में पशु को लगभग कितने डिग्री जो फ़ारेनहाइट रहता है उतने तक का बुखार आता है। तो ध्यान रखना अगर इसमें देखा जाए तो 105 से 107 फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर रहता है उसका इतना बुखार आता है। तो लगभग इसमें अगर देखेंगे 105 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार आता है गलघोटू रोग में पशुओं को। अगला है दोस्तों एक भारतीय गाय का औसतन 1 वर्ष का दुग्ध उत्पादन कितना होता है। तो आपको इसमें एक औसतन भारतीय गाय के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जो भारतीय गाय होती है उनके बारे में पूछा गया है। ये अगर बात करेंगे होलिस्टियन फ्रीज वगैरह के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ये केवल भारतीय गायों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 1500 से 2500 किलोग्राम जो है गाय का जो औसतन 1 वर्ष का दुग्ध काल होता है। अगला है दोस्तों ये रिक्त स्थान अपने हो चुके हैं, काफ़ी
ये भी सिंपल थे। अगर ऑल ओवर एग्रीकल्चर के पेपर की अगर अपन बात करें तो काफ़ी सिंपल होने वाला है। अगर किसी भी बच्चे के एवैसेद है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और रिक्त स्थानों के अलावा जो एक शब्द वाले क्वेश्चन है, अगर ये सभी सही कर देता है तो मेरे ख्याल से जो 56 के 56 नंबर है वो आराम से बच्चा प्राप्त कर सकता है। अगला दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं जल्दी से। अगर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि बीजों के अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। मतलब किसी भी फसल है उसके बीज का जो अंकुरण प्रतिशतता, मतलब कितने बीज अंकुरित हुए हैं, उसकी प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए अब क्या सूत्र रहता है। तो दोस्तों इसकी जो प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र मैंने आप यहाँ लिख भी रखा है कि पहली बात तो कितने अंकुरित बीज हुए हैं, टोटल अपन ने कितने बीज बोए हैं, गुना 100 कर देंगे तो अपनी जो फसल है, जो पर्टिकुलर जो फसल आपने बोई है उसकी अंकुरण प्रतिशतता आपकी निकल जाएगी। मतलब अंकुरण प्रतिशतता बराबर अंकुरित बीजों की संख्या बटे कुल बीजों की संख्या गुणा 100, इससे आपकी अंकुरण प्रतिशतता निकल जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछा गया है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। ये पूछा है कि आप एक उदाहरण बताइए। आपको पता है अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर में भी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। आपके जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लॉस्ट्रीडियम, एजोला, ये सब आपके जैव उर्वरक होते हैं। एक माइकोराइजा भी होता है। तो एक कोई भी जैव उर्वरक के बारे में लिखना था तो आपने राइजोबियम यहाँ पर लिख दो, चाहे एजोटोबैक्टर लिख दो, आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों मिश्रित फसल का कोई एक उदाहरण आपको पता है। मिश्रित फसल का मतलब है कि एक कोई भी सीजन है उसमें एक सीजन की जो फसल है उनमें दो फसलों को या फिर और ज़्यादा फसलों को एक साथ में मिश्रित करके उनके बीजों को बोना मिश्रित फसल कहलाता है। और उदाहरण यहाँ पर पूछा है तो जैसे अपन रवि के सीजन की फसलों की बात करेंगे, जैसे सरसों के साथ में आपने चना को मिश्रित करके बो दिया, या अगर खरीफ के सीजन की अगर अपन बात करेंगे तो तिल की फसल है उसको बाजरे के साथ में बो दिया, तो ये मिश्रित फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों अगला है फसल चक्र, जो क्रॉप रोटेशन है उसका एक सिद्धांत पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो फसल चक्र की बात करें कि भाई एक निश्चित भूभाग पर फसलों को बदल बदल कर बोने को ही अपन क्या बोलते हैं, फसल चक्र अपन बोलते हैं। और फसल चक्र की अगर अपन बात करेंगे, एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि भैया एक दलहनी फसल ऐड होनी चाहिए फसल चक्र में और एक वैसी फसल ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक लिखा है सिद्धांत की, जो एक तो फसल होनी चाहिए गहरी जड़ वाली, मतलब जो जिसकी जड़ें गहरी जाए, और एक फसल ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाकर थोड़ी ऊपर से रहे। तो एक फसल चक्र का सिद्धांत ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगला है दोस्तों धनिया का, कोरिएंडर का आपसे वानस्पतिक नाम पूछा है। कई बार आपको दे दिया है कि जो कोरिएंडरम सैटाइवम है इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगला है दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अनुशंसा के आधार पर प्रति व्यक्ति को कम से कम कितने ग्राम फलों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई जो WHO है अपना, उसके आधार पर मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना फल खाना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों 90 से 100 ग्राम जो है इसकी आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब इतना सेवन करना चाहिए। सही आंसर इसका होगा 90 से 100। अगला है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है आपसे पेचबंद कलिकायन का जो चित्र है उसके बारे में आपसे चित्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर चित्र मैं आपको बनाकर दिखा नहीं सकता। आपको पता है जब आपको प्रवर्धन बताया तो पेबंद जिसको अपन बोलते हैं पेच बडिंग, तो पेच के आकार का जो अपना पेच रहता है उसमें आयताकार रूप से उसमें कट लगाकर और उस पर अपन बेंड कर देते हैं, तो इसको अपन पेच कलिकायन के नाम से जानते हैं। इसमें चित्र आपसे पूछा गया तो चित्र आपको बनाना है। मेरे ख्याल से आपने चित्र अच्छी तरीके से बना दिया होगा। अगला है दोस्तों पपीता का उद्गम स्थान आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है मैक्सिको पपीता का जो है उद्गम स्थान है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है दोस्तों अविलेह, जिसको अपन जेली के नाम से जानते हैं। किन्हीं दो उपयुक्त फल आपको पता है जिसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी होती है, जेली के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जिसमें विटामिन सी होती है, जेली के लिए अच्छे माने जाते हैं। जैसे अपन बात करेंगे अमरूद हो गया या फिर आपका आंवला हो गया, ये जेली के लिए एक अच्छे फ्रूट्स की गिनती में आते हैं। अगला है दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब नेशनल मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको पता है आनंद, गुजरात में जो है इसका मुख्यालय है। तो ये दोस्तों इस तरीके से जो आपके एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो बड़े क्वेश्चन है खंड बी की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपके आए हैं। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि एवैसेद है, रिक्त स्थान और एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है, अगर जिस विद्यार्थी ने पूरे के पूरे सही किए हैं उसके 56 आउट ऑफ 56 आने के बिल्कुल पूरे के पूरे चांस है। अच्छी तरीके से तैयारी रखें। और इसी प्रकार से थोड़ा डिजिटल बोर्ड में हमारे यहाँ पर टेक्निकल दिक्कत की वजह से डिजिटल बोर्ड पे हम आपका वीडियो बनाने में असमर्थ है,
आपके पेपर का जो सॉल्यूशन है उसका अगली बार जो भी पेपर होगा उसका सॉल्यूशन हम आपको जरूर देंगे। और बाकी जो आगे के क्वेश्चन है इनमें अपन बात करेंगे जलीय क्षरण के कोई 3 प्रकार, आपको कई बार बता दिए हैं, परत क्षरण है, ये आपको कई बार बता दिया इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, जलीय क्षरण के कौन कौन से होते हैं, वायु क्षरण के कौन कौन से होते हैं, वर्मी कंपोस्ट के कोई 3 लाभ, बूंद बूंद सिंचाई के कोई 3 लाभ। बहुत ही सिंपल पेपर इस बार आया है। खरपतवार नियंत्रण की कोई 3 शस्य विधियों के नाम लिखना है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, विनियर ग्राफ्टिंग का चित्र बनाना है, पशु आवास प्रबंधन के। तो कुल मिला के अगर पूरे पेपर की अगर अपन बात करें तो हर साल की अपेक्षा इस बार जो एग्रीकल्चर का पेपर है बिल्कुल सिंपल आया है। अगर बड़े क्वेश्चनों की भी बात करेंगे तो बहुत सिंपल, प्रवर्धन में से भी जो आपके पादप हार्मोन है उनमें से भी एक क्वेश्चन आया है, काफ़ी सिंपल है। चौकला के बारे में पूछा गया है। अगर बड़े क्वेश्चन की भी निबंधात्मक की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर मूंगफली के बारे में, जलवायु क्या है, बीज दर क्या है, बीजोपचार किससे करते हैं, कैसे करते हैं, 4 उन्नत किस्मों के बारे में, पादप संरक्षण मतलब जो लगने वाले कीट है, बीमारियां, उनके बारे में पूछा है। कई बार जब आपको ब्लूप्रिंट के बारे में भी हमने बताया था तो बताया था भाई इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका पैटर्न यही होने वाला है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने पेपर अच्छा किया होगा। बाकी थैंक यू।